होपफुली आप सारे अच्छे हैं। जैसा कि अभी टाइम चल रहा है पैंडमिक का, तो मोस्टली आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। तो जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर नवदीप शर्मा सर जी ने बताया होगा आपको कि आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, अपस्मार के बारे में। तो अब जब हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद में अपस्मार, एपिलेप्सी या आक्षेपक, ये डिसीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो अपस्मार मतलब होता है अपा मतलब जब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, और स्मरा मतलब कि जैसे कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी धृति है, स्मृति है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, वो उसका लॉस हो जाता है। और ये जो है टाइम ये जो डिसीज़ है, जो पेशेंट इस डिसीज़ से सफ़र करते हैं, ये कितनी देर के लिए चलता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको फ्यू सेकेंड्स के लिए होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको फ्यू मिनट्स के लिए होता है। एज लिमिट इसमें कोई नहीं होती है। अब कारण क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं टाइम के साथ, कि किसी को एज वाइज हो सकता है, किसी को दोषों के अनुसार हो सकता है। जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं कि कोई भी डिसीज़ अगर वो शुरू होता है, तो उसके शुरू होने का कारण क्या होता है कि हमारे जो वात, पित्त और कफ जो होते हैं, हमारे 3 दोषों का जब इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस केस में हमारा कोई भी डिसीज़ हमारे शरीर में जो है वो उत्पन्न होता है। तो अब जब हम अपस्मार के बारे में आज बात कर रहे हैं, जब हमारे पास इतने सारे पेशेंट की क्वेरीज आ रही हैं कि जब वो जानना चाहते हैं कि अपस्मार होता क्या है, अपस्मार किस लिए होता है, और वो आगे जाके एग्रेवेट कैसे होता है, और उसके लक्षण क्या होते हैं, और हम चिकित्सा क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निदान क्या है, कि व्हाट इज़ द कॉज, कि अपस्मार होता क्यों है। तो जैसा हमारा अभी जीवन काल है, या जैसा हमारा अभी पेंडेमिक चल रहा है, या वैसे भी हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, तो हमारे मन में कोई चीज़ ऐसे होती है जो घर में जाके बैठ जाती है, हमारे मन में घर कर जाती है। जैसे शोक हो गया, कि हम लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में लेके बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, या चिंता हो गई कि हम बहुत चिंता करने लग जाते हैं, हमारे मन में किसी चीज़ के बारे में डर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाके हमारे मानसिक लेवल पे, क्योंकि अपस्मार को हमारे चरक महर्षि ने निदान स्थान में, जब आप हमारी टेक्स्ट पढ़ेंगे, आयुर्वेद की टेक्स्ट में हमारे मेन ग्रंथ दिए गए हैं, जिसमें चरक संहिता जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि निदान स्थान में अपस्मार के बारे में बताया गया है, एपिलेप्सी के बारे में बताया गया है। तो उसमें चरक महर्षि जी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं, दिन ब दिन की चीज़ें होती हैं, हमारा रूटीन होता है, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे मानसिक लेवल में जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं, कि हम किसी चीज़ों से डरने लग जाते हैं, किसी चीज़ों के बारे में बहुत सोचने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मानसिक लेवल में जाके एक दोष के रूप में उत्पन्न होके और हमारे मनस तक पहुंच जाती हैं। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं एक अनवांटेड डिस्चार्ज हमारे ब्रेन में जो है उसको पैदा करती हैं, जिसकी वजह से हमारे टोनिक और क्लोनिक अलग तरीके के जो हैं वो आक्षेपक जिसे हम कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमें एपिलेप्सी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो कि आम भाषा में कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये होते कितने टाइप के हैं। तो चरक महर्षि ने इनको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है वातज, दूसरा होता है पित्तज, तीसरा होता है कफज, और चौथा होता है सन्निपातज। अब ये 4 जो अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के अनुसार बताई गई हैं कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, इसमें अलग अलग लक्षण आते हैं। और ये लक्षण कैसे आते हैं, क्योंकि हम जैसा हमारा खाना पीना होता है, हमारी जैसे रोज़ की दिनचर्या होती है, हमारे एक्सरसाइज हम लोग कैसे करते हैं, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें लेते हैं। अगर हम पित्तज की बात करें तो कफज में ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चिकनी चीज़ें लेते हैं, या बहुत ज़्यादा बटरी चीज़ें लेते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि एक तो हमारा मानसिक लेवल होता है और दूसरा हमारा शारीरिक लेवल होता है। तो इन सारी चीज़ों में जाके मानसिक लेवल में ये दोष जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और बाद में ये हमें अलग अलग लक्षण पैदा करते हैं, जो कि एपिलेप्सी के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें होता क्या है, लक्षण में क्या होता है, कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई पेशेंट जो है वो एपिलेप्सी से सफ़र कर रहा है, या वो अपस्मार से सफ़र कर रहा है। क्योंकि अब हम अगर बात करते हैं तो उसमें पेशेंट को वो अर्ली एज में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, और बेसिकली ये जो डिसीज़ है वो अर्ली और मिडिल एज का होता है। तो इस केस में
जो पेशेंट है उसको अगर हम मेन फिट्स की बात करें या मेन एपिलेप्सी की बात करें, उससे पहले कुछ लक्षण ऐसे दिखने शुरू हो जाते हैं जिससे कि पेशेंट को लगता है कि अब उसको 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में इसको ये फिट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उसमें 1-2 दिन पहले क्या होता है कि पेशेंट को ढंग से नींद नहीं आती है, या वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, चिंता करना शुरू कर देते हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी लेना शुरू कर देते हैं जो उनके शारीरिक लेवल पे उनके लिए ठीक नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब फिट्स को लेके आती हैं, जो कुछ सेकेंड का हो सकता है, कुछ मिनट का हो सकता है, उस केस में होता ये है कि पेशेंट की अचानक से एकदम से सबसे पहले आंखें घूम जाएंगी, शरीर जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और जो शरीर है वो ऐसा हो जाएगा जैसे हमारे महर्षि ने कहा है दंडवत। दंडवत मतलब जैसे वो स्टिक की तरह हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है और पेशेंट उसको हिला डुला नहीं पाता है, ना वो अपने हाथ को हिला पाता है, ना वो अपने पैर को हिला पाता है। और ये सारी चीज़ें क्या होती है कि पेशेंट को उस चीज़ में, उस मोमेंट में उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। दैट इज़ टोटल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो उस केस में वो कुछ मिनटों में, कुछ सेकेंड्स में पेशेंट बिल्कुल भी अपने आपे में नहीं होता है, बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब उसको होश आता है तो उसको ये भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और लक्षण में होता क्या है कि आंखें घूम जाएंगी, उसके बाद पेशेंट को बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आएगा, उसके मुंह से फ्रॉथी सिक्रीशन, एक जिसे हम कहते हैं लार निकलना, वो निकलना शुरू हो जाएगा, उसको टंग बाइटिंग हो जाती है, उसकी जीभ जो है वो कट जाती है सीजर के दौरान, और बेसिकली उसके जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है, वो बिल्कुल भी उसको हिला डुला नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे लक्षण में आती हैं कि ये लक्षण होते हैं एक डिसीज़ के। तो जैसे ही पेशेंट अपने होश में आता है तो होश में आते ही उसको कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो बहुत ज़्यादा जो है थका हुआ महसूस करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो बच्चा है या एक अर्ली एज में है तो कभी कभी अपने आप को इन्फीरियर भी फील करता है कि क्योंकि उसे पता नहीं होता है, कहीं भी कभी भी ये जो फिट्स हैं वो शुरू हो सकते हैं। तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हम ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट करें, ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रीट करें जहाँ पे हम उनको एक स्टेबल लेवल पे ला सकें, जहाँ हम उनके इम्बैलेंसेस को बैलेंस कर सकें। तो इसमें हम अब बात करेंगे कि हम इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट हम जब हम करने की कोशिश करते हैं या ट्रीटमेंट हम जब कर रहे होते हैं तो उस केस में हमने सबसे पहले देखना होता है कि हम आक्षेपक शमन द्रव्य दें। अब आक्षेपक शमन द्रव्य क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को फिट्स आते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने ऐसी मेडिसिन देनी होती हैं जिसमें पेशेंट का जो आक्षेपक है, जो एपिलेप्सी है, वो कंट्रोल में आ सके। उसको जो भी फिट्स आते हैं, जो भी उसको अननेसेसरी जर्क्स आते हैं बॉडी में, हमें उसे कंट्रोल करना होता है। अब हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे आयुर्वेद के थ्रू? तो जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो सेलुलर लेवल पे मेडिसिन ऐसे एक्ट करती हैं कि वो हमारे डायरेक्ट जाके शारीरिक और मानसिक लेवल पे काम करना शुरू कर देती हैं, जो सेलुलर लेवल पे बिल्कुल चली जाती हैं, जो माइन्यूटेस्ट फॉर्म में होती हैं और जाके एकदम एक्ट करती हैं जिसमें कि हमारा जो इम्बैलेंस है, जो मानसिक लेवल पे चला गया, उसको हम एक बैलेंस्ड कंडीशन में लेके आ सकें। जो अनवांटेड डिस्चार्ज होता है हमारे ब्रेन के अंदर, उसको हम कम करके वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर, वो नॉर्मलाइज हो सके। ये ना हो कि पेशेंट अननेसेसरली जो है चीज़ों को फेस करे और कहीं भी फेस करे, क्योंकि ये डिसीज़ ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत डर जाता है इस केस में कि क्योंकि कभी भी आपको पता नहीं, अगर वो बच्चा है, वो स्कूल जाता है तो अचानक से उसको खेलते खेलते ये सीजर्स आ जाए तो बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर और इनसिक्योर फील करता है, और उनके साथ साथ पेरेंट्स भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो हमने ये चीज़ करनी होती है कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि आप एकदम से चीज़ों को लेना शुरू करेंगे और सब सही हो जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसी गाइडेंस देते हैं जिसमें आपको ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो वो मेडिसिनल लेवल पे, डाइटरी लेवल पे, योगा लेवल पे, इन सारी चीज़ों पे काम करती हैं। तो जब काम करते करते ये होता है कि हम जब चीज़ें कर रहे हैं, बीच में हम क्वेश्चंस भी लेंगे पेशेंट्स के, अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तासीर अली जी बात कर रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, पूछ रहे थे कि हमारी जो वाइफ है उनके बार बार सर में दर्द होता है, सेंटर में क्यों होता है और बार बार अपने आप सही हो जाता है और अपना पीपल होने लगता है, अपने आप ठीक हो जाता होगा। तो अब तासीर अली जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस बारे में हम बात ये करेंगे कि इनको दर्द हो रहा है तो उसके कारण क्या है। क्या ये एपिलेप्सी की वजह से है, क्या इनको ये नॉर्मल हेडेक है, या क्या दोषों का इम्बैलेंस है, तो क्या है, इनकी दिनचर्या क्या है, हमारी ऋतु के अनुसार ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट वैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो हमें सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करना होता है।
उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ और हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर नवदीप शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं इस बारे में। तो हमें इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए प्रॉपर रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं पेशेंट की। तो तासीर अली जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइडेड है, हमारी चीज़ें प्रोवाइडेड है, आप प्लीज़ वहाँ पे रिपोर्ट्स अपनी वाइफ की हमें फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपसे दोबारा हम इस बारे में जुड़ सकें। तो दोबारा हम बात करते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे थे कि हम ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। तो अब ट्रीटमेंट देने की बात आती है तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम आक्षेपक शमन द्रव्य देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माइन्यूटस लेवल पे ये मेडिसिन जाके काम करती हैं। तो उससे होता ये है कि जो पेशेंट को जर्क आ रहे होते हैं, जो पेशेंट को सीजर्स आ रहे होते हैं, हमने उसको कंट्रोल करना होता है। तो हम ऐसी दवाई देते हैं जो आक्षेपक है, उनको जो अननेसेसरली जर्क्स आ रहे हैं, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं उनकी बॉडी में, हम उनको कंट्रोल कर सकें। सेकेंड हमारा आता है रसायन थेरेपी। रसायन में क्या होता है कि हम मेद्य रसायन देते हैं पेशेंट को। अब मेद्य रसायन में क्या है कि एक इंसान रसायन तो लेता है, जैसे आपने पढ़ा होगा आयुर्वेद में, और अब बहुत फेमस भी है पैंडेमिक के चक्कर में कि आप च्यवनप्राश ले लीजिए, आप आंवला ले लीजिए, लेकिन मेद्य रसायन क्या होता है? तो हमारे जो महर्षि हैं उन्होंने अलग से वर्गीकरण करके कहा गया है कि हमारे कुछ ऐसे रसायन होते हैं, ऐसी हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन जड़ी बूटियों को हमने डेली बेसिस पे कंटिन्यू करना होता है। तो जब हम वो कंटिन्यू करते हैं, जब हम वो मेडिसिन लेते हैं, हम जो रसायन लेते हैं, वो रसायन हमारे मानसिक लेवल पे और साथ ही साथ हमारे शारीरिक लेवल पे हमारी इम्यूनिटी को स्टेबलाइज करके, इम्यूनिटी को बढ़ा के हमारे मेद्य में, हमारे जो मानसिक लेवल है उसमें वर्क करती हैं। तो वो हमारी होती है मेद्य रसायन। तो रसायन का मतलब यही होता है कि जब हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हमारी सप्त धातु होती हैं। सप्त धातु में जब हम रसा लेवल पे ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो रसा लेवल पे शुरू होता है, तो रसायन, रसा आयन मतलब कि रस को जो आगे बढ़ाए, तो हमारी सप्त धातुओं की जो ट्रीटमेंट करे, हमारे सप्त धातुओं को जो नरिश करे, हम ऐसा मेद्य रसायन देते हैं जो कि हमारे मेद्य में, हमारे ब्रेन में, क्योंकि हमारी ब्रेन की जो शेप होती है वो अखरोट की तरह होती है, तो वही अखरोट लेना, आंवला लेना, शंख पुष्पी लेना, ब्राह्मी लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। तो तीसरा अगर हम जब आते हैं कि हमारा आक्षेपक शमन हो गया, हमारा सेकेंड हो गया मेद्य रसायन, तीसरा हमारा होता है संज्ञा स्थापक द्रव्य। अब संज्ञा स्थापक क्या होता है? संज्ञा मतलब कि हमारा जो माइंड है उसमें एक स्टेबलाइज्ड कंडीशन होनी चाहिए, एक कॉन्शियस लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो हम जब बात करते हैं कि संज्ञा स्थापन मतलब कि हमारी जो माइंड है वो माइंड में स्टेबलाइजेशन ऑफ थॉट्स हो, स्टेबलाइजेशन ऑफ हम लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हों, और साथ में जर्क्स ना आए, साथ में सीजर्स ना आए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जो द्रव्य देते हैं वो संज्ञा स्थापक द्रव्य होते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ऐसी भी ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों से असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं किसी सिस्टम को ब्लेम करके नहीं, लेकिन हम लोग ये होता है कि हम कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि शायद दवाइयाँ दे के हम लोग सही हो जाएंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ दे के भी, क्योंकि अगर हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो हम एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें उस वजह से कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम दो तरीके की मेडिसिन होती हैं, जिसमें होती है शमन औषधि और एक होती है शोधन औषधि। तो शमन औषधि में क्या होता है कि हमें जो हमारी तरफ से जो मेडिसिन दी जाती हैं उसमें पेशेंट ऐसी मेडिसिन लेता है जहां उसके जो जर्क्स हैं और जो सीजर्स आ रहे हैं, जो मानसिक लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, वो चीज़ें कंट्रोल में आ सकें। तो वो दवाइयों के बेसिस पे होता है। और सेकेंड होता है हमारा शोधन औषधि। अब शोधन औषधि में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दवाइयों से कंट्रोल ना होके हमारे पंचकर्मा मेथड से कंट्रोल होती हैं, जिसमें हम पेशेंट को शिरोधारा दे सकते हैं, नस्य दे सकते हैं, वमन दे सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हमने एक साथ ही लेनी है। ये सारी चीज़ें, चाहे वमन है, विरेचन है, ये बेस्ड होती है हमारे दोषा इम्बैलेंसेस पे, कि हमारा जो एपिलेप्सी है, हमारा जो अपस्मार है, हमारा जो आक्षेपक है, वो किस दोष की वजह से हुआ है। तो उस दोष को कंट्रोल करने के लिए
अगर वो वातज है तो हम वातज के अनुसार चिकित्सा देंगे, हम लोग स्निग्ध चिकित्सा देंगे, हम लोग उष्ण देंगे, हम लोग शीत चिकित्सा देंगे। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हम लोग दोष कैसा हम लोग फॉलो कर रहे हैं या पेशेंट को लक्षण कैसे आ रहे हैं। अगर वो वातज है तो वातज में हम स्निग्ध की तरफ जाएंगे, उष्ण की तरफ जाएंगे। अगर पित्तज है तो हम शीत की तरफ जाएंगे या शीतोष्ण की तरफ जाएंगे। तो जो पेशेंट्स हैं हमारे पास आते हैं, उनके साइन और सिम्टम हम देखते हैं कि उनको एग्जैक्टली कंडीशन किस चीज़ की है, उनको शमन की रिक्वायरमेंट है या शोधन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देख के ही पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम उनको डाइटरी चेंजेस बताते हैं, साथ साथ उनको योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ऐसी सारी चीज़ें गाइड करते हैं। और साथ ही पथ्य है, अपथ्य है, इसका मतलब है कि हमें कैसी चीज़ें लेनी चाहिए, कैसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, खाने में क्या लेना चाहिए, हमें किस प्रकार की दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए, सुबह किस समय उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है हमारे ट्रीटमेंट के अंडर आती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमें किसी भी टाइम, जैसे आपको डिटेल्स आपके पास प्रोवाइडेड हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम आपके केसेस को ट्रीट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को, लक्षणों को देख सकते हैं, तो उस अनुसार जो है हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद, ठीक रहिए, टेक केयर एंड बी हेल्दी। नमस्कार।